सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4 टॉपिक है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को मंजूरी दी है। दुर्लभ रोग क्या होते हैं तो देखिए, WHO दुर्लभ बीमारी को आजीवन बीमारी या विकृत के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी व्यापकता प्रति 1000 लोगों की आबादी में 1 या उससे कम होती है। दुर्लभ रोग 1000 लोगों में से 1 लोग या फिर उससे कम लोगों में होती है। आगे देखिए, नीति के प्रमुख प्रावधान क्या हैं तो लक्ष्य दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना, दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना, शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग का पता लगाना। ये इस नीति का लक्ष्य है, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति का। नीति ने 3 समूहों में दुर्लभ बीमारियों को वर्गीकृत किया है। समूह 1, एक बार के उपचार में ठीक होने वाला बीमारी। इस बीमारी को 3 कैटेगरी में रखा है। समूह 1 में तो एक बार के उपचार में जो ठीक होता है। दूसरा समूह 2, जिन्हें दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कि इलाज हमेशा चलता रहे आजीवन। समूह 3, ऐसी बीमारियां जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध तो है, लेकिन इसकी प्रमुख चुनौतियां लाभ के लिए इष्टतम रोगों का चयन, बहुत अधिक लागत और आजीवन चिकित्सा है। ये समूह 3 में है, जिसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है और हमेशा इसका इलाज चलना चाहिए। वित्तीय सहायता देखिए, जो लोग समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह 1 में कौन थे? जो एक बार के उपचार में ठीक हो जाते हैं, तो उनको 20 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। किस नीति के तहत? किस निधि के तहत? राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत ये योजना है, इसके अंतर्गत 20 लाख रुपये दी जाएगी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वैकल्पिक निधि क्या है? इसमें स्वैच्छिक क्राउड फंडिंग उपचार शामिल हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत योगदान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक निधि यानी कि जब यदि ज़्यादा लागत लगता है तो कोई एक व्यक्ति या फिर सरकार भी इसका वहन नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए क्या करती है? क्राउड फंडिंग करती है। क्राउड फंडिंग यानी लोगों से पैसा है ना। आगे देखिए, उद्देश्य देखिए, इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाना है तथा निदान सुविधाओं में सुधार हेतु 5 करोड़ रुपये तक की एक सुमत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय रजिस्ट्री देखिए, अनुसंधान और विकास के रुचि रखने वाले के लिए पर्याप्त डेटा सुनिश्चित करने हेतु दुर्लभ रोगों की एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री बनाई जाएगी। NIRF रैंकिंग 2021। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जारी की है। कौन जारी किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया है। 3 बार से लगातार मद्रास को दिया जा रहा है। मुख्य बिंदु देखिए,
देश के आईआईटी एक बार फिर से ओवरऑल श्रेणी में दबदबा रखते हुए शीर्ष 10 में से 7 पर काबिज है। ओवरऑल टॉपर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान आईआईटी मद्रास को, दूसरा स्थान बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु को। उसके बाद क्रमशः बॉम्बे को मिला, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी आईआईटी को स्थान मिला है। शीर्ष गैर आईआईटी विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 9वें और 10वें स्थान पर है। जेएनयू को 9वां स्थान, बीएचयू को 10वां स्थान मिला है एनआईआरएफ के रैंकिंग में। शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जेएनयू, बीएचयू, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का स्थान है। पोजीशन बताया गया 5-6 में। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान में कौन है? आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी में दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर है इंजीनियरिंग में। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में आईआईएम अहमदाबाद के बाद आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम कलकत्ता, आईआईटी कोझिकोड, आईआईटी दिल्ली है। शीर्ष फार्मेसी संस्थान में जामिया हमदर्द है। शीर्ष दंत चिकित्सा संस्थान मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये दंत चिकित्सा संस्थान में। एनआईआरएफ क्या है? एनआईआरएफ उस शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक हर एक साल ये रिपोर्ट आती है एनआईआरएफ का, शिक्षा मंत्री लॉन्च करता है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। कब से शुरू किया गया है ये? 2015 से। जो देश भर के संस्थानों को रैंकिंग करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। आगे देखिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण की पहले देखिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शिक्षा पर्व पर शिक्षा क्षेत्र में कई पहल शुरू की है। इन पहलों के पीछे का उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना भी है। शिक्षा पर्व क्या है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। यह शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक का योगदान को सम्मान करने के लिए शिक्षा पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नई पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह उत्सव न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा। थीम देखिए, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। कौन सी नई पहल शुरू की गई है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी ने नई निम्नलिखित पहल की शुरुआत की है। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश। यह शब्दकोश DPWUD विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 10,000 शब्द हैं। इसके साथ टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक का भी विमोचन किया गया है। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश। सीबीएसई का स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचा। SQAF शिक्षा में स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेंशन फ्रेमवर्क असमानता को पाटने में मदद करेगा। यह विभिन्न आयामों के लिए एक समान वैज्ञानिक ढांचे के अभाव की कमी को भी दूर करेगा। इन आयामों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन, समावेशी प्रथाएं और शासन प्रक्रिया शामिल है। निपुण भारत के लिए
निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई प्रणालियों और तकनीकों का प्रशिक्षण देना है। निष्ठा का कार्यक्रम, ठीक है। विद्यांजलि पोर्टल क्या है? इस पोर्टल का उपयोग स्कूल के विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं और CSR सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए किया जाता है। यह देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सबका प्रयास के साथ हासिल करने का मंच है। विद्यांजलि पोर्टल। NDR देखिए, नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर, यह विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच सुपर कनेक्ट के रूप में कार्य करेगा, ठीक उसी तरह जैसे UPI इंटरफेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। यह शिक्षा में असमानताओं को मिटाने और इसके आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इन पहलों के साथ PM ने निजी क्षेत्र से भी आगे आने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान का आग्रह किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करवल खीरी में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। विदित हो कि इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, जिसका पुनः शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2018 में किया गया था। यह एक्सप्रेसवे चांद सराय लखनऊ से होकर हैदरिया गांव गाजीपुर में समाप्त होगा। कहाँ से कहाँ तक? चांद सराय लखनऊ में पड़ता है और वहाँ से हैदरिया गाजीपुर में समाप्त होगा। विदित हो कि यह एक्सप्रेसवे 6 लेन, जिसमें भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी निर्माण लागत 22,500 करोड़ रुपये है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर गुजरती है, जिस पर सुल्तान में 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि यह एक्सप्रेसवे मौजूदा आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक औद्योगिक गलियारा बनाएगा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी सीमाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला टॉपिक है हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण। ये हरियाणा में स्थानीय लोगों को कितना 75% आरक्षण मिल रहा है प्राइवेट नौकरी में। 6 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है, जिसके अनुसार 15 जनवरी 2022 से हरियाणा सरकार 30,000 से कम वेतन वाली प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का प्रदान करेगा। प्रमुख बिंदु देखिए, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में स्थित प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और साझी फर्म द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के दायरे में आएगी। इस एक्ट की धारा 3 के अनुसार 15 जनवरी 2022 से हरियाणा के राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विदित हो कि यह कानून 10 वर्ष की अवधि तक लागू होगा। 10 वर्ष तक ये कानून रहेगा। न्यायिक परिप्रेक्ष्य देखिए, अदालतें नौकरियों में अधिवास के आधार पर आरक्षण लागू करने के विरुद्ध रही है, स्थान का अधिवास यानी कि स्थान के आधार पर, लेकिन शिक्षा में अधिवास के आधार पर आरक्षण काफ़ी सामान्य है। शिक्षा में तो मिलता है। यह नागरिकों को प्राप्त समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न खड़ा करता है। लोक रोजगार में आरक्षण लागू करने के लिए राज्य को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत शक्ति प्राप्त है।
लेकिन संविधान में निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु आरक्षण का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह कानून अनुच्छेद 19(1) के मापदंडों पर न्यायिक परीक्षण का सामना करने में विफल हो सकता है। अगला टॉपिक है भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। भारत ने कोविड-19 टीकों को निर्यात सीमित तरीके से फिर से शुरू कर दिया है। पहली खेप ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को जा रही है। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद वैक्सीन निर्यात को फिर से बहाल किया गया है। प्रमुख बिंदु देखिए, ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीकों की 10 लाख खुराक प्राप्त की थी। ईरान उन देशों में पहले में से एक था। ईरान वो पहला देश है जिसने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक से कोवैक्सीन टीका 10 लाख खुराक ली थी। कोवैक्सीन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों में से एक है। टोटल 8 टीका है जिसमें कोवैक्सीन भी मान्यता प्राप्त है। स्वदेशी है हम लोग का, ये भारत का स्वदेशी वैक्सीन है ये, जिसे आपातकालीन उपयोग सूचीकरण स्थिति प्रदान की गई है। टीकों का निर्यात। भारत ने जनवरी 2021 में अपना घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके बाद उसने जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच 95 देशों को टीकों की खुराक अनुदान और वाणिज्यिक निर्यात के रूप में भेजना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर भारत ने वैक्सीन की 66 मिलियन से अधिक खुराकें भेजी थी, परंतु भारत ने इस साल अप्रैल में देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण टीकों का निर्यात बंद कर दिया था। जैसे जैसे भारत ने अपने वैक्सीन कार्यक्रम को बढ़ाया, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया कि वैक्सीन आपूर्ति लाइनों को खुला रखा जाए, जिससे वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिलेगी। भारत द्वारा टीकाकरण निर्यात को बंद करने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो भारत पर टीकों की आपूर्ति के लिए निर्भर थे, वे मदद के लिए चीन पर निर्भर हो गए। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने अपनी आबादी को टीका लगाने के लिए चीन निर्मित टीके प्राप्त किए। वैक्सीन मैत्री। इस अभियान के तहत भारत ने अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदारी देशों कोविड टीकों की आपूर्ति शुरू कर दी है। भूटान और मालदीव पहले टीके प्राप्त करने वाले देश थे। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स थे। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस को भी खुराक मिली। इस पहल में पाकिस्तान का नाम नहीं है। मांग को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से साझेदार देशों को टीकों की आपूर्ति की जाएगी। अक्षय ऊर्जा डाटा। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़ी जल विद्युत को छोड़कर 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट के मील के पत्थर को पार कर गई है, जो कुल क्षमता का लगभग 26% है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रमुख बिंदु देखिए, यह आंकड़ा ऐसे समय में आया है जब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के नीचे रखने के लिए एक सामूहिक रूप से तत्काल जलवायु कार्यों की आवश्यकता की बात कही गई है। भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मात्र 15 वर्षों में 10 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर लिया है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है। कार्यान्वयन के तहत 50,000 मेगावाट, निविदा के तहत 27,000 मेगावाट। भारत के पास विश्व की 5 सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता है। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। पवन ऊर्जा में चौथा स्थान पर और भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा सौर ऊर्जा में है क्षमता रखता है।
भारत की जैव ऊर्जा और लघु पनबिजली स्थापित क्षमता 15,400 मेगावाट है। पिछले 7 वर्षों में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 7 वर्षों में सौर स्थापित क्षमता में 17 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ई विदा पीएम ई विदा योजना को डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के मल्टी मोड एक्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। पीएम ई विदा कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल पेश किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा में 1 से 12 तक के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री ई विदा, ठीक है। प्रमुख बिंदु देख लीजिए ई विदा का। पीएम ई विदा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षित करना है, ताकि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने की अनुमति दी है, क्योंकि सभी के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। इसलिए स्वयं प्रभा डिजिटल चैनल की घोषणा की गई है। सरकार 12 और चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है। कार्यक्रम में दीक्षा भी शामिल होगी, जिसमें सभी वर्गों के लिए ई कंटेंट और QR कोडेड किताबें शामिल होगी, और इसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। 1ली से 12वीं कक्षा के लिए 1 क्लास 1 चैनल नाम से एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए रेडियो, पॉडकास्ट और विशेष ई कंटेंट करने का भी फैसला किया है। सरकार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण छात्रों की शिक्षा को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। यह शिक्षा में डिजिटल डिवाइड को पाटने में भी मददगार होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित चारा और चारा विकास पर उप मिशन सब मिशन ऑन फोडर एंड फीड के महत्व को इस तथ्य से रेखांकित किया गया है कि पशुधन लगभग 13 करोड़ सीमांत किसानों के लिए नगद आय का प्रमुख स्रोत है। 13 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हैं, और फसल की विफलता की स्थिति में यह एक बीमा है। प्रमुख बिंदु देखिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। यह सभी हितधारकों के लिए पशुधन उत्पादन प्रणालियों और क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसी अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना नामक श्वेत क्रांति की उप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। मिशन को निम्नलिखित 4 उप मिशनों में व्यवस्थित किया गया है। पशुधन विकास पर उप मिशन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुगर विकास पर उप मिशन, चारा विकास पर उप मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप मिशन। चारा और चारा विकास पर उप मिशन। सब मिशन ऑन फोडर एंड फीड के बारे में। यह योजना लाभार्थी को बुनियादी ढांचे के विकास हेतु परियोजना लागत के लिए 50 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत निजी उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, डेयरी सहकारी समितियां और धारा 8 कंपनी NGO का लाभ उठा सकती है। इस योजना का उपयोग बुनियादी ढांचे मशीनरी जैसे बेलिंग यूनिट, हार्वेस्टर, चैफ कटर, शेड आदि की लागत को कवर करने के लिए किया जा सकता है। चुनौतियों का समाधान। मौसमी उपलब्धता चारा क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा वर्ष के दौरान लगभग 3 महीने के लिए उपलब्ध होता है। हरे चारे को किण्वित करना और इसे साइलेज में बदलना एक आदर्श उपाय है।
कृषि उड़ान 2.0। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई मार्ग से कृषि उपज के आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए उड़ान 2.0 योजना, कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की है। कृषि उड़ान 2.0 क्या है? तो हवाई मार्ग से कृषि उपज का आवाजाही को सुगम बनाने के लिए। मुख्य बिंदु देखिए, इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने तथा विभिन्न व गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलापन लाने में योगदान देना है। विदित हो कि इससे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्व भारत के हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 नए मार्गों को मंजूरी दी थी। ध्यातव्य है कि कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और सौर मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी, ताकि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। कृषि उड़ान 2.0 पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि उड़ान 2.0 की मुख्य विशेषताएं: हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रोत्साहित करना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक विमानों और P2C विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, TNLC और RNAFC शुल्क की पूर्ण छूट। इसमें मुख्य रूप से NER, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। हवाई अड्डों के भीतर और हवाई अड्डों के बाहर माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। हब और स्पोक मॉडल ग्रेट ग्रिड के विकास को सुगम बनाना है। कृषि उड़ान 2.0 के कार्यान्वयन के लिए हवाई अड्डों का चयन पूरे देश को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। देश के चुने हुए हवाई अड्डे न केवल क्षेत्रीय घरेलू बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार से भी जोड़ते हैं। ठीक है, अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं से एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया है। मुख्य बिंदु देखिए इसका। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल के बीच अंतराल को भरना है। उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशेष क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को उन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोगों की निगरानी एवं निदान पर जोर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के द्वारा ब्लॉक, जिला, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों
में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाएं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 नए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के आलोक में सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थिति एवं बीमारी का पता लगाने, जांच करने तथा रोकथाम करने के लिए एक मजबूत प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, जबकि 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को उन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों के प्रभाव अनुक्रिया के लिए फ्रंट लाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी करेगा। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। देश में मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता में केंद्रीय असंतुलन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मौजूदा रेफरल अस्पतालों से संबंधित नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं जहां सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। इस मामले में वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि करना, मेडिकल कॉलेजों के वितरण में मौजूद भौगोलिक असंतुलन में सुधार करना तथा जिला अस्पतालों की मौजूदा अवसंरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। योजना के 3 चरणों के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 63 मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्य कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं में 39 मेडिकल कॉलेज आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। तो ये जो टॉपिक है उसके बाद आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद। ठीक है, देखिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को जो पीछे डाले गए हैं 2 से 3 बार आप सुने उसे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।